हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी के परिवार पर। आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए लगातार मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। तो उसी सीरीज के अंदर हमारा चल रहा था एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जो भी हमारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनकी विभिन्न तत्वों के साथ में या यौगिकों के साथ में क्रियाशीलता। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसकी जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रियाशीलता, उसके बाद में कल हमने पढ़ी थी जल के साथ में क्रियाशीलता। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी हाइड्रोजन के साथ में क्रियाशीलता किस प्रकार की रहती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों अब हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के बारे में कि लगभग दोस्तों अगर हम देखें तो 650 या 700 केल्विन के आसपास सार धातुएं जो भी है, चाहे आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, इन सब की डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये सभी क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन आपका जो लिथियम है उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उसके लिए लगभग 1100 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, साथ ही साथ इनके हाइड्राइडों का जो आयनिक ऑर्डर वगैरह है वो याद रखना है। लिखिए सबसे पहले लगभग 680 केल्विन, और लिथियम के लिए आप ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग 1180 केल्विन पर सार धातुएं H2 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, तो लगभग 680 केल्विन और लिथियम का है 1180 केल्विन, सॉरी 1080 कर दीजिए, ये 1180 तो ज़्यादा हो गया, 1100 ही होता है। तो 1080 केल्विन पर सार धातुएं H2 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए आपका सोडियम है, इसकी अभिक्रिया डाई हाइड्रोजन से अगर करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? हाइड्राइड सोडियम। ये ठीक है, सोडियम हाइड्राइड बन जाता है यानी कि NaH बन जाता है। तो इसको ये कर दिया हमने क्या? संतुलित। बस ये याद रखना है। तो इस प्रकार से हाइड्राइड आप बना सकते हैं। अब मैं इसके जो है कुछ उपयोग है उनके बारे में लिखवा देता हूं। जैसे सार धातुओं के हाइड्राइड ठोस तथा आयनिक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि भाई ये सहसंयोजक होते हैं या आयनिक होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो सार धातुओं के जो भी हाइड्राइड हैं वे आयनिक होते हैं, और इनके आयनिक गुण किस प्रकार से वेरी करेगा? तो आयनिक गुण लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड तक जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको वापस से लिख लीजिए, ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे आप। लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका रुबिडियम, और फिर आपका सीजियम हाइड्राइड। ये ऑर्डर किसका है? ये है इनका आयनिक गुण। ठीक है, आयनिक गुण का कर्म, ये याद रखना है। समझ में आ गई बात? तो सीजियम हाइड्राइड जो है वो सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, और लिथियम हाइड्राइड जो है वो सबसे कम आयनिक होता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे अब आगे कि ये हाइड्राइड
ये हाइड्राइड प्रबल अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। समझ में आ गई बात? प्रबल अपचायक होते हैं तथा उनकी अपचायक प्रवृत्ति वर्ग में या वर्ग के नीचे जाने पर, यानी कि जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे इनकी अपचायक प्रवृत्ति जो है वो नीचे जाने पर बढ़ती है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो जो हाइड्राइड है वो प्रबल अपचायक होते हैं, एक तो ये याद रखना। दूसरा, इनकी अपचायक जो प्रवृत्ति है, इनका जो अपचायक नेचर है, वो नेचर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे यानी कि सीजीएम की ओर जाने पर बढ़ता जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा आपका कौन सा हाइड्राइड अपचायक होगा? तो सबसे ज़्यादा हाइड्राइड जो है वो सीजीएम वाला अपचायक होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग के अंदर यानी ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है ना? जाने पर परमाणु का आकार यानी परमाणु की साइज बढ़ने के कारण MH यानी मेटल और हाइड्रोजन जो बंध है, आबंध कमजोर होता है। भाई जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो उसका जो आपके बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड है वो कमजोर होता जाता है। क्या होता है? कमजोर होता जाता है। समझ में आ गई बात? और जैसे जैसे कमजोर होता जाता है तो इसका तापीय स्थायित्व यानी अतः तापीय स्थायित्व यानी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसका जो स्थायित्व है वो क्या होगा? घटता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तापीय स्थायित्व जो है वो क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि भाई जब बॉन्ड वीक है, आपको पता है, अब बॉन्ड वीक है तो उसको जैसे ही गर्म करेंगे थोड़ा सा भी तो क्या हो जाएगा? अरे पिघल जाएगा या दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जा रहे हैं परमाणु की साइज जो है वो बड़ी होती जाती है, और परमाणु की साइज बड़ी होने के कारण क्या होता है? MH बॉन्ड जो है वो कमजोर होता जाता है, और जैसे जैसे MH बॉन्ड कमजोर होगा उसका तापीय स्थायित्व भी घटता जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप बात याद रखेंगे क्या दोस्तों? तो जो सार धातु है, ये सार धातु संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाते हैं। ठीक है? क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जैसे कि आपका एग्जांपल ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप इसके साथ में ले लो क्या? सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो ये भी बनते हैं या बनाते हैं। समझ में आ गई बात? और ये सब कैसे हैं? तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, ये कैसे हैं? ये प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक कैसे हैं? ये प्रबल अपचायक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? अरे क्लियर है बेटा? तो वापस से एक बार जो भी हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि ये जरूरी है, डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हाइड्रोजन के साथ में क्रियाशीलता,
तो हाइड्रोजन के साथ में ये क्रियाशीलता लगभग 680 केल्विन पर सभी सार धातुएं करती है, तब तो हाइड्राइड बनता है। लेकिन जो आपका लिथियम है ये 1080 केल्विन के आसपास लगभग इससे अभिक्रिया करके हाइड्राइड देता है। अब ये जो हाइड्राइड होते हैं इनका आयनिक नेचर जो है वो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा? सीजियम हाइड्राइड, स्ट्रिंजियम हाइड्राइड, फिर आपका रुबिडियम हाइड्राइड, फिर आपका पोटेशियम हाइड्राइड, फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका सोडियम हाइड्राइड और फिर आपका लिथियम हाइड्राइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? चलिए फिर हमने पढ़ा इसके बारे में कि ये जो हाइड्राइड है ये सभी कैसे हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। तो इनकी जो अपचायक प्रवृत्ति होती है वो नीचे जाने पर वर्ग में क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने के कारण जो एमएच बॉन्ड का जो नेचर है, एमएच बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होता जाता है, कमजोर होता जाता है। और बॉन्ड कमजोर होने के साथ साथ तापीय स्थायित्व जो होगा, इनका टेम्परेचर स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। और जो सार धातु है जो संकुल हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आपका सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, ये ऐसे संकुल हाइड्राइड है, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है जो प्रबल अपचायक की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? प्रबल अपचायक की तरह काम करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो ये था आपका डाईहाइड्रोजन के साथ में वर्ग फर्स्ट यानी कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री की अभिक्रियाशीलता के बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हैलोजन से क्रियाशीलता के बारे में, यानी कि जो भी आपके वर्ग फर्स्ट के अंदर सार धातु है उनकी हैलोजन के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए, आपका ये 4th पॉइंट है, हैलोजन से क्रियाशीलता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हैलोजन से क्रियाशीलता के बारे में। तो जो भी दोस्तों सार धातु है वे हैलोजन के साथ में क्रिया कर लेती है और क्रिया करके हैलाइड बना देती है। और वो हैलाइड जो होता है वो होता है M+X- टाइप का। तो आप लिखेंगे सार धातुएं हैलोजन, और हैलोजन क्या होते हैं आपको पता होगा? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हाँ, तो हैलोजन के साथ तीव्रता यानी कि फास्टली, तीव्रता से क्रिया करके M+X- प्रकार के हैलाइड बनाती है। समझ में आ गई बात? तो सार धातुएं हैलोजन के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार के हैलाइड बनाती है? तो M+ और X- टाइप का। अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो ये देखिए 2 मेटल प्लस X2, क्योंकि Cl2 होगा, Br2 होगा या F2 होगा या I2 होगा, उसके साथ अभिक्रिया करके ये देगा हमें 2M+X-। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो हमारे ये हैलाइड हैं ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी आयनिक हो या सहसंयोजक हो, लेकिन अधिकांश सार धातु के जो हैलाइड होते हैं वो आयनिक होते हैं। और इन हैलाइडों के अंदर जो आयनिक हो चाहे सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट हो, इनकी जो धनायन की ध्रुवण क्षमता है और ऋणायन की ध्रुवता पर निर्भर करती है। यानी कि इसके अंदर आपका जो मेटल है उसकी तो ध्रुवण क्षमता यानी कि उसकी पोलराइजिंग पावर, और जो ऋणायन है यानी कि जो आपके हैलोजन है उनकी पोलरिटी, उनकी जो ध्रुवता है वो कितनी है। अगर हम बात करें
कि लिथियम धातु की, तो लिथियम का जो हैलाइड होता है वो थोड़ा सा सहसंयोजक होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पूरा इसके बारे में कि अधिकांश सार धातु हैलाइड, अधिकांश सार धातु हैलाइड आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। इन हैलाइडों का आयनिक या सहसंयोजक होना धनायन, यानी कि जो आपके पास में आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है उसकी बात कर रहा है, तो धनायन की ध्रुवण समता, तथा जो ऋणायन है, कौन? ऋणायन, उस ऋणायन की ध्रुवता। ठीक है, ऋणायन की ध्रुवता पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? और जो हमारा लिथियम है, उस लिथियम का हैलाइड आंशिक रूप से सहसंयोजक, यानी कि कोवैलेंट होता है। कैसा होता है? सहसंयोजक। ठीक है, सहसंयोजक होते हैं। जो हमारे लिथियम है, उस लिथियम के जो हैलाइड होंगे भाई, LiI होगा, LiCl होगा, LiF होगा, LiBr होगा, तो वो कैसे होते हैं दोस्तों? आपके आंशिक रूप से, यानी कि पार्शियली सहसंयोजक होते हैं। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण लिथियम की उच्च ध्रुवण समता। ठीक है, उच्च ध्रुवण समता है। जो लिथियम होता है ना आपका, ये जो धनायन है लिथियम, इसकी हाई पोलराइजिंग पावर होने के कारण क्या होता है दोस्तों? इसका जो हैलाइड होता है वो कैसा होता है? आंशिक रूप से आपका सहसंयोजक होता है, ध्रुवण समता है। और बड़े आकार के ऋणायन की ध्रुवता अधिक होती है। जो भी बड़े आकार का ऋणायन होगा भाई, जो आपका बड़े आकार का ऋणायन, यानी कि कैसे पता लगेगा सर? तो भाई देखो, जब लिथियम पॉजिटिव है तो इसके साथ में जो भी जुड़ा हुआ आपका हैलोजन है वो कैसा होगा? ऋणायन होगा। और अगर वो ऋणायन है और उसका आकार बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करेगा ही करेगा। अब लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसमें संयोजक जो है सहसंयोजक गुण होता है? तो लिथियम आयोडाइड वाले के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आपके क्या होता है? लिथियम आयोडाइड के अंदर सबसे ज़्यादा सहसंयोजक गुण होता है। तो इसलिए अब लिखेंगे बड़े आकार के ऋणायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती, ध्रुवणता जो होती है वो ध्रुवता अधिक होती है। इसलिए LiI यानी कि लिथियम आयोडाइड
सबसे अधिक सहसंयोजक कोवेलेंट नेचर सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है। और मैं अब आपको जो है ऑर्डर भी लिखवा देता हूं। जैसे कि आपका अगर लिथियम क्लोराइड लें, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड और फिर आपका सीजियम क्लोराइड। जैसे कि और एग्जांपल देखें तो आपका लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड, ये इनके किसका ऑर्डर है? तो ये इनके सहसंयोजक गुण का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? ये सहसंयोजक गुण। समझ में आ गई बात? तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण किसमें होता है? लिथियम क्लोराइड में, फिर आपके सोडियम क्लोराइड में, फिर आपके पोटेशियम क्लोराइड में, फिर रुबिडियम क्लोराइड में और फिर सीजियम क्लोराइड में। और अगर हम बात करें आयोड आपके जो है लिथियम के विभिन्न एलाइडों की, जैसे कि लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, तो इनका जो नेचर होता है वो भी आपके किस प्रकार से होगा, इनमें कोवेलेंट नेचर, तो वो भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो ये जो हैलाइड होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो भी क्या होता है? उच्च होता है। उसके उच्च होने का कारण क्या है सर? तो उसके उच्च होने का कारण है कि आपके जो ये हैलाइड है इनका जालक ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा हाई होती है। साथ ही साथ ये हैलाइड रंगहीन होते हैं और ये हैलाइड जो है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिए कि सार धातु हैलाइड, सार धातु हैलाइड उच्च गलनांक व क्वथनांक, सार धातु हैलाइड उच्च गलनांक व क्वथनांक, ठीक क्यों होता है? तो उच्च जालक ऊर्जा के कारण। समझ में आ गई बात? और ये हैलाइड जो है उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक वाले रंगहीन और क्रिस्टलीय, कैसे? रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। समझ में आ गई बात? तो कैसे होते हैं ये? उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है, क्योंकि इनकी जो जालक ऊर्जा है वो हाई होती है। और ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं या ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आपके? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिए कि अगर आप इन हैलाइडों को आपके ऑक्साइड ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो या कार्बोनेट जो ले लो, उनकी हाइड्रोहेलिक अम्ल यानी कि HX के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। तो इन हैलाइडों को उपयुक्त यानी जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसे उपयुक्त ऑक्साइड ले लो या तो, ठीक है, या आप क्या ले लोगे? हाइड्रोक्साइड ले लो, हाइड्रोक्साइड, या आप क्या ले सकते हो?
हाइड्रोक्साइड या आप ले लोगे कार्बोनेट। समझ आ गई बात? या कार्बोनेट की हाइड्रोहेलिक अम्ल, ठीक है, HX। तो क्या है ये? हाइड्रोहेलिक, क्या है? हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। क्लियर है आप लोगों के लिए ये पॉइंट? तो आज हमने बात कर ली हैलोजन की क्रियाशीलता तक की। अगर हैलोजन की क्रियाशीलता के अंदर हम एक बार वापस से रिवाइज करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके कैसा हैलाइड बनता है, M+X- टाइप का। अब ये जो हैलाइड होते हैं, ये इस हैलाइड के अंदर कुछ जो है सहसंयोजकता और आयनिक गुण दोनों ही प्रकार के भी प्रदर्शित करते हैं। उसके प्रदर्शित करने का कारण क्या है? तो जैसे लिथियम है, लिथियम जो है वो थोड़ा सा इसका हैलाइड सहसंयोजक होता है। क्यों? क्योंकि जो लिथियम है उसकी तो हाई पोलराइजिंग पावर होती है, साथ ही साथ इसके साथ में जुड़ने वाले जो ऋणायन है उनकी अगर ध्रुवता अधिक है तो ये क्या करेगा? कोवेलेंट नेचर को भी प्रदर्शित करता है। कोवेलेंट नेचर को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऑर्डर लिखवा दिए, जैसे मैंने आपको कि लिथियम क्लोराइड ले लो, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड, फिर आपका रुबिडियम क्लोराइड, फिर आपका सीजियम क्लोराइड, फिर आपका लिथियम आयोडाइड, फिर लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, ये जो हैलाइड है ये कैसे हैं? उच्च गलनांक है इनका, उच्च क्वथनांक है, रंगहीन है और क्रिस्टलीय ठोस है। इन हैलाइडों को जो है अगर आप ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट जो भी उपयुक्त है उसके अकॉर्डिंग इनकी अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ में? HX यानी कि हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ में। तो ये अभिक्रिया करके आपको जो है हैलाइड प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर दोस्तों। एंड लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय दोस्तों।